अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी पाकिस्तान पीनल कोड की प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है चैप्टर 3 के कुछ सेक्शंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो है सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 75 को डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जब सिमिलर टाइप ऑफ ऑफेंसेस कमिट हो जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कोई लिमिटेशन है हमारे ऊपर, या फिर जो है हर ऑफेंस के लिए अलग अलग जो है ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाएगी, भले वो ऑफेंसेस सिमिलर टाइप के हों। दूसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि एक्यूज़ की जो ऑफेंडर होता है उसका गिल्ट तो कंफर्म होता है कि उसने ये काम किया है, लेकिन दोनों में से हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही होती कोर्ट की कि दोनों में से उसको कौन से ऑफेंस के लिए आपने जो है गिल्टी करार देना है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी। तीसरी चीज़ जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगी सोलिटरी कन्फाइनमेंट, कि कैद तन्हाई क्या होती है। और चौथी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कैद तन्हाई के ऊपर कोई लिमिटेशन अवेलेबल है, या फिर जो है पूरी की पूरी इम्प्रिजनमेंट जो होती है, कैद होती है, उसको हम कैद तन्हाई में भी अवॉर्ड कर सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या कुछ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो अगर कन्विक्शन के बाद दोबारा कोर्ट में आकर वो कोई ऑफेंसेस कमिट करते हैं, कोर्ट के आगे आते हैं, तो क्या उन्हें जो है कोई सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर जो नॉर्मल पनिशमेंट जो हमारे प्रोविजंस के अंदर प्रोवाइडेड हैं वही दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 71 से। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ offense made of several offenses। अगर हम इसके टाइटल की बे रीडिंग ही करें तो इससे हमें एक चीज़ तो बात ये हो रही है कि इस सेक्शन के अंदर हमें ये चीज़ बताई गई है कि जब आपका कोई ऑफेंस होता है वो सेवरल ऑफेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर लिमिटेशन क्या होगी पनिशमेंट की। चलिए सेक्शन की बे रीडिंग करते हैं। सेक्शन 71 कहता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि जब जो है एक ऑफेंस वो सेवरल पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट हो और उस ऑफेंस के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से हर पार्ट एक अलग से ऑफेंस है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, तो ऐसी सूरत में ऑफेंडर को जो है एक से ज़्यादा ऑफेंसेस की सज़ा नहीं दी जाएगी अनलेस इट इज़ सो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। फिर सेकंड पैरा में ये बात बताई जा रही है कि जब एक चीज़ ऑफेंस है वो दो या दो से ज़्यादा डेफिनेशंस के अंदर जो है सेपरेट डेफिनेशंस के अंदर फॉल कर रही है किसी भी लॉ जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स आपके पास अवेलेबल है, और उनके लिए अलग से डेफिनेशन और पनिशमेंट जो है प्रोवाइडेड है हमारे पास, या फिर कोई सेवरल एक्ट्स होते हैं जो कि एक एक्ट जिनमें से एक एक्ट या फिर एक से ज़्यादा एक्ट्स जो हैं वो सिंगली या फिर कलेक्टिवली जो है एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो और उस कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो है वो एक अलग ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ऑफेंडर है उसको पनिशमेंट सीवियर नहीं दी जाएगी उस पनिशमेंट से जो कि एक ट्रायल कोर्ट उस ऑफेंस में किसी ऑफेंडर को अवॉर्ड कर सकती है। अब इसमें बात क्या की जा रही है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल इसका नाम है ए। एक बंदा आता है बी आकर क्या करता है, पहले ए की टांग जो है वो काट देता है, इतलाफ़ उज़्व का ऑफेंस हो गया। उसके बाद आकर जो है उसका एक हाथ काट देता है, ये भी इतलाफ़ उज़्व का जो है ऑफेंस हो गया। उसके बाद वो क्या करता है कि एक आँख जो है वो उसकी बिल्कुल ख़त्म कर देता है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व हो गया। फिर उसके बाद क्या करता है वो उसके हेड पर इंजरी करता है, हेड पर जब इंजरी की तो यहाँ पर शज्जाए दमीगा हो गया, ठीक है। और उसके बाद कोई किसी चीज़ से उसके फेस के ऊपर मारता है जिससे उसके फेस के ऊपर भी एक निशान आ जाता है, तो ये हमारे पास हो गया शज्जाए खफीफ़ा। अब ऐसी सूरत में यहाँ पर कितने ऑफेंसेस हमारे पास हो गए, एक शज्जाए दमीगा हो गया, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व हो गया हमारे पास, और ये हो गया शज्जाए खफीफ़ा हो गया हमारे पास, और इतलाफ़ उज़्व ये भी हो गया, इतलाफ़ उज़्व ये भी हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑफेंसेस हमारे पास एक बंदे ने बी ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं। तो ऐसी सूरत में अगर जो है इस बंदे की डेथ नहीं होती है, अब यहाँ पर हम सिमिलर ऑफेंसेस देखते हैं कौन से हैं। ये सिमिलर थे, इतलाफ़ उज़्व,
और फिर ये एक अलग था, ये एक अलग था, ये एक अलग था। शज्जा दमीगा अलग है, इतलाफ़ सलाहियत उज़्व अलग है और शज्जा खफीफ़ा अलग ऑफेंस है। तो यहाँ पर 5 इंजरीज़ के हमारे पास 4 ऑफेंसेस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर ऑफेंसेस हैं, तो इनकी जो है वो एक ही सज़ा दी जाएगी, अलग अलग इनको नहीं सज़ा दी जाएगी। ये सेक्शन 71 हमें बता रहा है। अब अगर क्या होता है कि इस बंदे की डेथ नहीं होती है, सिर्फ इसको इंजर ही किया जाता है, होमिसाइड कमिट होता है, तो ऐसी सूरत में बी की जो पनिशमेंट होगी वो 4 ऑफेंसेस की होगी, शज्जा दमीगा की, शज्जा खफीफ़ा की, जो इतलाफ़ सलाहियत उज़्व की और इतलाफ़ उज़्व की, दोस्तों टांग और बाजू काटा है। अब अगर क्या होता है कि ये सारी इंजरीज़ जो है वो ब्लो करने के बाद बी क्या करता है, वो उसके पेट में खंजर मारता है, जिस वजह से ए की कहानी ही ख़त्म हो जाती है, मतलब ए का मर्डर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि इन सारे ऑफेंसेस के रिजल्ट में एक ऐसा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया है जिस ऑफेंस ने अपने अंदर इन सब ऑफेंसेस को संभाल लिया है, मतलब मेजर ऑफेंस जो है कमिट हो गया मर्डर का। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 71 के मुताबिक लिमिटेशन ये होगी कि बी को इन अलग अलग इंजरीज़ की सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ एक जो मेजर ऑफेंस होगा मर्डर का उसकी सज़ा बी को दी जाएगी। तो ये हमारे पास बात कर रहा है सेक्शन 71। अगर दूसरी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर एक ए है, ए को क्या कहता है बी आता है, बी आकर उसको स्टिक से मारता है, स्टिक से यहाँ भी मारता है, स्टिक से यहाँ भी मारता है, स्टिक से यहाँ भी मारता है, मतलब उसको तकरीबन 50 से 60 जो है वो उसको स्टिक्स जो है वो अच्छी उसकी ब्लोज कराता है। अब ऐसी सूरत में क्या होगा कि हर स्टिक जो है एक अलग से ऑफेंस है, लेकिन कोर्ट जब उसको चार्जेस लगा रही होगी, उसके ऊपर बंदे के ऊपर जब चार्जेस लगाए जाएंगे, तो ऐसी सूरत में उसको हर स्टिक के बदले जो है उसका अलग चार्ज नहीं लगाया जाएगा, बल्कि एक ही चार्ज लगाया जाएगा जो कि इंजरी का होता है, जिस किस्म की भी इंजरी कॉन्स्टिट्यूट हुई उस ब्लो के नतीजे में। इसी तरीके से अगर आप एक और एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसकी पहले उंगली काटी जाती है, फिर सेकंड उंगली काटी जाती है, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 उंगलियां पहले काटी जाती हैं, फिर फाइनली उसका जो है ये हाथ यहाँ से पूरा काट दिया जाता है। अब यहाँ पर ये उंगली काटी, आपका ऑफेंस हो गया इतलाफ़ उज़्व, ये उंगली काटी ऑफेंस हो गया इतलाफ़ उज़्व, इतलाफ़ उज़्व, इतलाफ़ उज़्व, इतलाफ़ उज़्व, 5 उंगलियों का जो है एक ही ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है। फाइनली जब हाथ काटा गया, ये भी ऑफेंस हो गया इतलाफ़ उज़्व। अब क्या इन 5 उंगलियों को काटने का और इस हाथ के काटने के अलग अलग सेक्शंस लगेंगे? नहीं, इनका ऑफेंस जो है क्योंकि एक मेजर ऑफेंस हो गया जिसमें हाथ काट दिया गया, तो ये उंगलियां ये सारे ऑफेंसेस जो हैं इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो यही एक ऑफेंस हाथ काटने का लगेगा इतलाफ़ उज़्व। इसी तरीके से अगर कोई शख्स जो है किसी बंदे को इंजरीज पहुंचाता है, सेवरल ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन उन ऑफेंसेस के बाद वो एक ऐसा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर देता है जो कि इन सारे छोटे छोटे ऑफेंसेस को अपने अंदर संभाल लेता है, मतलब इन सबको सब्स्टिट्यूट कर लेता है। तो ऐसे सूरत में जो कोर्ट पनिशमेंट देगी वो सीवियर टाइप की नहीं देगी, बल्कि एक जो मेजर ऑफेंस होगा उसकी जो प्रोवाइडेड पनिशमेंट होगी, जो सज़ा होगी, वही उस ऑफेंडर को अवॉर्ड की जाएगी। ये हमारे पास सेक्शन 71 कह रहा है। फिर उसके बाद सेक्शन है हमारे पास 72 जो कहता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, द जजमेंट इज स्टेटिंग दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ इच, कि जब एक पर्सन जो है वो सेवरल ऑफेंसेस के लिए गिल्टी होता है, लेकिन जजमेंट में ये बात डाउटफुल होती है कि किस ऑफेंस के लिए उसको गिल्टी करार हमने देना है। Punishment of person guilty of several offenses, लेकिन जजमेंट ये कह रही है stating that it is doubtful कि जब जो है एक बंदा वो गिल्टी होता है सेवरल ऑफेंसेस के लिए, लेकिन जजमेंट जो है जो कोर्ट अपना कंक्लूजन करती है, फैसला देती है, उसमें ये बात लिखती है कि इस चीज़ के ऊपर डाउट है कि इन ऑफेंसेस में से उसको किस ऑफेंस की हमने सज़ा देनी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि डाउट तो आ रहा है, लेकिन डाउट कैसा है, डाउट एज टू द नेचर ऑफ जो है ऑफेंस आ रहा है कि हमने उसको किस ऑफेंस की जो है सज़ा देनी है। डाउट जो है 2 किस्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन में जो हमारे पास डाउट कौन सा दिया है, एक डाउट होता है बेनिफिट
ऑफ डाउट। ये एक सिंपल बेनिफिट ऑफ डाउट होता है कि किसी भी किस्म का अगर डाउट हो रहा है आ रहा है प्रोसिक्यूशन के केस में, तो उसका बेनिफिट किसको दिया जाता है? एक्यूज को। लेकिन अगर यही बेनिफिट जो है इस डाउट में क्या होता है कि अगर ये डाउट एग्जिस्ट कर रहा था तो इन केसेस में जो है एक्यूज को बिल्कुल जो उसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन ये अगर डाउट ये किस्म का है, बेनिफिट ऑफ डाउट एज टू नेचर ऑफ ऑफेंस, के इस बात पर डाउट नहीं है कि उसने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, लेकिन नेचर ऑफ ऑफेंस, उसने किस नेचर का डिफाइन किया है, कौन सा ऑफेंस किया है, इसके ऊपर डाउट आ रहा है, तो ऐसी सूरत में उस बंदे को रिलीज नहीं किया जाएगा, लेकिन सज़ा दी जाएगी। और उस सज़ा को रेगुलेट करता है सेक्शन 72 कि जब जजमेंट ये कह रही है कि डाउट इस बात पर हमारे नहीं है कि इस ऑफेंडर ने ऑफेंस नहीं किया, ऑफेंस इसने किया है लेकिन किस नेचर का किया है ये डाउटफुल है, तो ऐसी सूरत में बेनिफिट ऑफ डाउट एज टू नेचर ऑफ ऑफेंस जो है वो एक्यूज को दिया जाएगा। सेक्शन की बेयरिंग क्या कहती है, पहले हम ये देख लेते हैं। सेक्शन 72 के मुताबिक इन ऑल केसेस, उन सब केसेस में जिनमें एक जजमेंट दी जाती है और उसमें ये बात वाजी की जाती है कि एक बंदा जो है वो गिल्टी है सेवरल ऑफेंसेस का, जो कि जजमेंट में स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन जो है ये चीज़ डाउटफुल होती है कि उन ऑफेंसेस में से वो बंदा किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है। तो ऐसी सूरत में ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाएगी उस ऑफेंस की जिसकी पनिशमेंट जो है सबसे लोएस्ट होगी, अगर सेम पनिशमेंट नहीं है सब ऑफेंसेस की। बेनिफिट ऑफ डाउट एज टू नेचर ऑफ ऑफेंस, कोर्ट फैसला देती है, कहती है कि इस बंदे ने ऑफेंस किया है, कोई शक नहीं है, लेकिन कौन सा ऑफेंस किया है इसके ऊपर हमें डाउट है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा थेफ्ट कर रहा है, ठीक है, और थेफ्ट और इससे सिमिलर टाइप का ऑफेंस आपका हो सकता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक बंदा जो है वो कोई चीज़ चोरी करके ले जाता है, ठीक है, तो उसको जो है थेफ्ट के चार्जेस होंगे, वो गिल्टी किसका होगा? थेफ्ट का, चोरी करने का। लेकिन अगर यही थेफ्ट जो है एक नौकर करता है, एक सर्वेंट करता है, एक वो बंदा जो कि इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम थेफ्ट नहीं कहेंगे, उसको हम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि ये डिटरमाइन मुश्किल हो जाता है कि ये ऑफेंस जो इस बंदे ने किया है, ऑफेंस तो किया है इसने, लेकिन ये ऑफेंस थेफ्ट में आएगा, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। कोर्ट को ये चीज़ डाउटफुल लग रही होती है। तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन 72 ये कहता है कि इन दोनों में से जिस ऑफेंस की पनिशमेंट कम होगी, अगर सेम पनिशमेंट है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर सेम पनिशमेंट नहीं है, वेरी कर रही है दोनों पनिशमेंट, तो जिस ऑफेंस की पनिशमेंट कम होगी उस ऑफेंस की पनिशमेंट जो है ऑफेंडर को अवार्ड की जाएगी। इसी तरीके से अगर जो है फ्रॉड की हम बात करें या फिर उसके बरक्स हम बात करें जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, एक बंदा जो है फ्रॉड करता है, उसका सेक्शन जो है 420 पीपीसी, अगर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है जो उसका सेक्शन है 406 पीपीसी। तो फ्रॉड करता है मतलब सिंपली उसने आपको धोखा दिया, लेकिन अगर कोई चीज़ उसके पास अमानतन रखवाई जाती है, फिर जो है वो उस चीज़ को जो है किस तरीके से अपनी डिक्लेयर कर देता है, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। तो ये दोनों सेपरेट ऑफेंसेस हैं। तो ऐसी सूरत में भी जैसे इस केस में हुआ था, इसी तरह से सिमिलरली इस ऐसे केसेस में भी जो है कोर्ट ये देखेगी कि दोनों की अगर तो सिमिलर पनिशमेंट है तो ठीक है। अगर डाउट है तो नेचर ऑफ ऑफेंस हो रहा है कि क्या उसने फ्रॉड का ऑफेंस किया है, ऑफेंस तो किया है, या फिर क्या उसने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस किया है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो है इन दोनों में से अगर सिमिलर पनिशमेंट है तो सिमिलर पनिशमेंट, अगर सिमिलर पनिशमेंट के लिए उसको लायबल करार नहीं देती तो वो वाला ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट दोनों में से कम होगी उसके लिए जो है ऑफेंडर को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। तो वो वाले केसेस जहाँ पर सेवरल ऑफेंसेस हों और जजमेंट ये कहे कि ये डाउट हो रहा है कि इसने ऑफेंस तो किया है, लेकिन डाउट हमारे पास ये है कि इन सेवरल ऑफेंसेस में से उसको गिल्टी किस ऑफेंस का कहना है, थेफ्ट का कहना है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का कहना है, फ्रॉड का कहना है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कहना है, ये सिमिलर कोई केस आ जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर तो सिमिलर पनिशमेंट्स हैं तो वो पनिशमेंट दोनों में से किसी एक सेक्शन की अवार्ड कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर पनिशमेंट्स नहीं है तो वो वाला ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट कम है
उस पनिशमेंट को जो है अवॉर्ड किया जाएगा ऑफेंडर को। तो ऐसी सूरत में क्या हो, बेनिफिट ऑफ डाउट एज टू नेचर ऑफ ऑफेंस जो है एक बंदे को मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट ऑफ डाउट हमने दूसरा डिस्कस किया था, उसमें तो उसको कम्प्लीटली रिलीज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको ये फ़ायदा हो जाता है जवाबदार को, जो ऑफेंडर होता है, कि उसको सज़ा कम ऑफेंस की मिल जाती है, वो वाला ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट कम प्रोवाइडेड है। तो ये हमारे पास बात कर रहा है सेक्शन 72। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 73 एंड सेक्शन जो 74 हैं वो डील करते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से। सेक्शन जो 73 है उसमें हमारे पास डिफ़ाइन किया गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेक्शन की पहले बे रीडिंग करते हैं, कहता क्या है। सेक्शन 73 के मुताबिक कि जब एक बंदा जो है वो किसी ऑफेंस के लिए कमिट किया जाता है, जिसके लिए इस कोड के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, कोर्ट को ये पावर होती है कि वो उस ऑफेंडर को रिगरस पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकती है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट अपनी सेंटेंस अवॉर्ड करते वक्त जो है उस ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा भी दे सकती है, किसी एक पोर्शन या एक से ज़्यादा पोर्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जब भी उसको सज़ा दे रही हो, लेकिन वो सज़ा जो है एक्सीड नहीं होगी 3 महीने एज इन होल। और उसके लिए जो है एक स्केल हमें दे दिया गया यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डैट स्केल, अगर 6 माह की रिगरस पनिशमेंट है तो ऐसी सूरत में 1 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड की जा सकती है। अगर 6 माह से एक्सीड करके जो है 1 ईयर तक चले जाती है रिगरस पनिशमेंट, लेकिन 1 ईयर से एक्सीड नहीं करती, तो ऐसी सूरत में 2 माह तक एक्सटेंड हो सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर 1 ईयर से एक्सीड कर जाए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो ऐसी सूरत में 3 माह मैक्सिमम, 3 माह से ज़्यादा नहीं बल्कि मैक्सिमम 3 माह तक जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड की जा सकती है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हम जब टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमने जो है पाकिस्तान पिनल कोड में आने वाली सब सज़ाओं का जिक्र किया था, और ये भी बात डिस्कस की थी कि सेक्शन 53 पीपीसी के अंदर जो है सारी सज़ाएं दी गई हैं 10 किस्म की, लेकिन उसमें जो है एक सज़ा नहीं दी गई है, वो कौन सी है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। ये चीज़ वहाँ पर मैंने एक्सप्रेसली जिक्र किया था और इस चीज़ को हमने डिस्कस भी किया था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की लिटिल मीनिंग है कैद तन्हाई, मतलब एक बंदे को आइसोलेट करके बिल्कुल उसको कैद कर देना। इसके अलावा भी 2 किस्म की डिस्क्रिप्शन होती हैं इम्प्रिजनमेंट की, एक होती है सिंपल, दूसरी होती है रिगरस। इस सेक्शन के मुताबिक एक बात तो हमें बता दी गई है कि वो वाले ऑफेंसेस जिनमें कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है अवॉर्ड कर सकती है किसी ऑफेंडर को। अब रिगरस जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 तरीके से अवॉर्ड की जा सकती है। एक तो अगर जो है एक्सप्रेसली जो है सेक्शन ये कह रहा हो कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सिर्फ इस केस में, इस प्रोविज़न में जो है सिर्फ रिगरस पनिशमेंट ही दे सकती है उन केसेस में, और दूसरे वो वाले केसेस जहाँ पर आइदर डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है कि इम्प्रिजनमेंट की दोनों डिस्क्रिप्शन में से सिंपल भी दे सकती है, रिगरस भी दे सकती है। और ऐसी केस में जब कोर्ट जो है उसको रिगरस पनिशमेंट दे, दोनों सूरतों में मतलब उसे जो है रिगरस पनिशमेंट कैद बामुशक्कत मिलनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 73 ये कह रहा है कि वो वाले केसेस जिनमें कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कैदे जो बामुशक्कत होती है वो अवार्ड कर सकती है, उन केसेस के अंदर कोर्ट किसी एक पोर्शन या एक से ज़्यादा पोर्शंस के लिए एक बंदे को जो ऑफेंडर होता है उसको वो कैद तन्हाई की सज़ा भी अवार्ड कर सकती है, लेकिन इन होल जो है ये सज़ा 3 मंथ से एक्सीड नहीं कर सकती। इसके लिए हमारे पास फिर एक स्केल दे दिया गया है, वो स्केल क्या है उसको हम देखते हैं। इस स्केल के मुताबिक जब सज़ा जो है वो 6 माह की अवार्ड करती है कोर्ट, तो ऐसी सूरत में 1 मंथ की जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है।
ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ये जो है रिगरस। कि अगर तो है कोर्ट अवार्ड करिए 6 माह की सज़ा, तो ऐसी सूरत मैक्सिमम मतलब 6 माह से कम भी हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में जो मैक्सिमम जो है वो 1 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है। दूसरे स्केल के मुताबिक जो है अगर 6 माह से सज़ा एक्सीड होकर 1 ईयर के दरमियान रहती है, मतलब 6 माह से ज़्यादा हो और 1 ईयर से या 1 ईयर से कम हो, तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम जो है 2 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। तीसरे स्केल के मुताबिक अगर जो है 1 ईयर से एक्सीड कर जाती है रिगरस पनिशमेंट, तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम जो है उसे 3 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, लेकिन 3 माह से ज़्यादा नहीं होगी। 6 माह होंगे तो मैक्सिमम 1 माह की रिगरस पनिशमेंट, 6 से ज़्यादा 1 हो जाए मतलब 1 साल हो जाए, 1 साल से कम हो, और 6 माह से ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में 2 साल की रिगरस कन्फाइनमेंट, 2 महीने की रिगरस कन्फाइनमेंट। और अगर जो है 1 साल से एक्सीड कर जाए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और 1 साल से आगे जितनी भी ज़्यादा, तो ऐसे सूरत में मैक्सिमम जो कोर्ट अवार्ड कर सकती है वो 3 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है। याद रहे कि ये लिमिट्स जो है आपकी ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं, कोर्ट इनसे हाफ मंथ की भी दे सकती है या फिर पूरे 1 माह की भी दे सकती है, 2 मंथ की भी दे सकती है, 1 माह की भी दे सकती है इस केस में। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट्स है, इससे एक्सीड नहीं करना कोर्ट ने, इससे कम दे सकती है। और यहाँ पर ये जो इम्प्रिजनमेंट की बात हो रही है, ये इम्प्रिजनमेंट सिर्फ रिगरस होगी। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपके पास सिंपल इम्प्रिजनमेंट कोर्ट के पास पावर है अवार्ड करिए, तो ऐसी सूरत में उन केसेस में किसी भी पोर्शंस के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड नहीं की जा सकती। ये लाजमी है कि जो इम्प्रिजनमेंट कोर्ट दे रही है वो रिगरस हो, सिर्फ उन्हीं सूरत में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड की जा सकती है। ये हमारे पास हो गया सेक्शन 73। अब सेक्शन 74 जो है वो इसी चीज़ की लिमिट को बयान कर रहा है कि जब एक कोर्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड करती है तो क्या उसके ऊपर कोई लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन कैसे आप कहेंगे कि यहाँ पर हमने पढ़ तो लिया 3 माह की जो है लिमिटेशन नहीं, लेकिन सेक्शन 73 हमारे पास, सेक्शन 74 हमारे पास ये बात कर रहा है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड तो कर दी है, अब ये कन्फाइनमेंट जो है वो कोर्ट डायरेक्टली दे देगी या फिर कोर्ट उसमें जो है कोई वक्फा वगैरह भी रखेगी। सेक्शन कहता है कि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है तो उसकी लिमिट क्या होगी, किस तरीके से रेगुलेट होगी। यहाँ पर बात ही कही जा रही है कि वो वाले सेंटेंस जिसमें किसी बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई अवार्ड की जाती है, तो वो कैद जो है वो कन्फाइनमेंट जो है किसी भी केस में 14 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, और उन 14 दिन के बाद उन्हीं 14 दिन का उसी सिमिलर टर्म का जो है इंटरवल का ब्रेक रखा जाएगा, और उसके बाद जो है दोबारा उसको अवार्ड किया जाएगा कैद तन्हाई को। और दूसरा यहाँ पर केस ये बता रही है कि जब पनिशमेंट जो है वो एक्सीड कर जाए 3 माह से, तो ऐसी सूरत में अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अवार्ड की जा रही है तो 1 माह में सिर्फ 7 दिन जो है वो इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, और इसके बाद जो है सिमिलर इंटरवल का जो है ब्रेक देना है, और उस ब्रेक के बाद जो है दोबारा 7 दिन की जो है कैद तन्हाई दी जा सकती है। इस तरीके से सारी चीज़ें रेगुलेट होंगी। इस केस में हमारे पास 2 बातें कर दी गई हैं कि अगर तो है 3 माह या फिर उससे कम जो है इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की जा रही है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो ऐसी सूरत में जो गैप आपने देना है, जो कंटिन्यूसली आप 14 दिन के लिए एक बंदे को कैद तन्हाई दे सकते हैं, और दूसरे केस के मुताबिक अगर 3 माह से जो है ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तीन माह से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो आपने 7 days इन 1 month, ये लिमिटेशन हमारे पास सेक्शन 74 में दी जा रही है। पहली बात तो ये कि अगर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो अवार्ड की जा रही है वो 3 माह या 3 माह से कम है, तो 14 दिन कंटिन्यूसली एक बंदे को, ज़्यादातर मैक्सिमम जो है 14 दिन, उससे कम भी
अवार्ड की जा रही है। 14 दिन के लिए आपने एक बंदे को कैद तन्हाई में डाल देना है, फिर उसके बाद उसको कैद तन्हाई से निकालना है, कैद बामुशक्कत में लेकर आना है, कैद बामुशक्कत में उसे फिर 14 दिन रखा जाएगा सिमिलर इंटरवल के लिए। या फिर अगर आप जो है 14 दिन से कम जो है उसको कैद तन्हाई में डाल रहे हैं तो उस टर्म के लिए फॉर एग्जांपल के 10 दिन के लिए कैद तन्हाई में डाल दिया, फिर 10 दिन के बाद उसे कैद तन्हाई से निकाल कर कैद बामुशक्कत में लाया जाएगा। फिर जब 10 दिन का पीरियड और गुजर जाएगा कैद बामुशक्कत में, फिर उसको डाला जाएगा कैद तन्हाई में 10 दिन के लिए। इस तरीके से अगर आपकी जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो 3 माह या 3 माह से कम है, लेकिन अगर जो आपकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो 3 माह से एक्सीड कर जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि 7 डेज इन अ मंथ, सिर्फ एक माह में 7 दिन के लिए आप उसे जो है कैद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब फॉर एग्जांपल 1 माह 2 माह 3 माह की किसी बंदे को जो है इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि उसे 7 दिन 1 महीने में, 1 महीने के आप शुरू के दिनों में भी दे सकते हैं, लास्ट के दिनों में भी दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 7 दिन उसे उसमें रखने के बाद, कैद तन्हाई में रखने के बाद 7 दिन का आपने उसे इंटरवल भी देना है, फिर आप उसे जो है दोबारा कैद तन्हाई में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे महीने में 7 दिन, तीसरे महीने में 7 दिन, चौथे महीने में 7 दिन, उन केसेस में जिनमें 3 माह से आपकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सीड करी है। लेकिन वो केसेस जहाँ पर 3 माह या 3 माह से कम है कैद बामुशक्कत, तो इन केसेस में 14 दिन, फिर 14 दिन का गैप, फिर 14 दिन। लेकिन वो वाले केसेस जहाँ पर 3 माह से एक्सीड कर रही है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो ऐसी सूरत में 7 दिन 1 महीने में, फिर 7 दिन दूसरे महीने में, 7 दिन तीसरे महीने में। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने जो है उन 7 दिन के बाद 7 दिन का गैप देना है। वो 7 दिन जो कैद तन्हाई दी जा रही है वो शुरू की तारीखें भी हो सकती हैं, बीच वाला हफ्ता भी हो सकता है, आखिरी वाला हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन उसके अवार्ड करने के बाद आपने उसको सिमिलर इंटरवल के लिए कैद बामुशक्कत भी देनी है, फिर दोबारा आप उसको डाल सकते हैं कैद तन्हाई में। तो ये इस लिमिटेशन हमारे पास सेक्शन 74 में डिस्कस की गई है कि जब भी रिगरस पनिशमेंट वाले केसेस में आप किसी ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा रही है तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना होगा। फिर इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट सेक्शन है, वो ये कहता है कि इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। स्पेसिफिक चैप्टर की बात यहाँ पर कर दी गई है। चैप्टर 1 तो है 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। सेक्शन कहता है कि इनहेंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, कि जब भी एक बंदे को कन्विक्ट किया जाता है, कोर्ट किसी बंदे को जो है पाकिस्तान पिनल कोड के उन ऑफेंसेस में जो कि ऑफेंसेस फॉल करते हैं चैप्टर 12 में, जो कि आपके डील करते हैं रॉबरी, थेफ्ट, डकैती वाले ऑफेंसेस से, या फिर चैप्टर 17 के अंदर वो ऑफेंस फॉल करता है जो कि कॉइनेज और स्टैम्प से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं। तो इन दोनों चैप्टर में से किसी भी ऑफेंस के लिए अगर एक बंदे को कन्विक्ट कर दिया जाता है ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स, कम से कम 3 माह या फिर उससे ज़्यादा की सज़ा उसे जो है कन्विक्शन में मिलती है, तो ऐसी सूरत में अगर वो कोर्ट के सामने दोबारा आता है और उसी ऑफेंस के लिए उसको जो है लायबल करार दिया जाता है, सिमिलर पनिशमेंट जो है उसको उसी टर्म के लिए अवार्ड की जाती है, तो ऐसी सूरत में उस ऑफेंडर को जो सज़ा दी जाएगी वो इनहेंस पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, और दूसरी जो इम्प्रिजनमेंट है इधर डिस्क्रिप्शन की मैक्सिमम 10 साल की भी हो सकती है। तो इस सेक्शन के मुताबिक कि अगर एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है जिसको पहले कन्विक्शन हो जाती है, उस कन्विक्शन के बाद, प्रीवियस कन्विक्शन के बाद जो है वो दोबारा सेम ऑफेंस करके कोर्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो कोर्ट जो है उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए उसको इनहेंस पनिशमेंट दे सकती है। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि वो ऑफेंस जो है इन दोनों चैप्टर के अंदर फॉल कर रहा हो। ये चैप्टर हमारा डील करता है थेफ्ट हो गया, डकैती हो गया, और ये चैप्टर आपका कॉइनेज और उसके अलावा जो है करेंसी के जो ऑफेंसेस होते हैं और स्टैम्प्स के जो ऑफेंसेस होते हैं इनसे डील करता है।
तो इन दोनों चैप्टर्स में से किसी ऑफेंस की एक बंदे को सज़ा होती है और वो सज़ा कितनी होनी चाहिए, 3 मंथ्स और अपवर्ड। इसके डिस्क्रिप्शन उन्होंने कहा कि इधर डिस्क्रिप्शन, लाजमी नहीं है कि इसको रिग्रेस या सिंपल हो, इधर डिस्क्रिप्शन हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, सारी सिंपल भी हो सकती है, मिक्स में भी हो सकती है, किसी भी उसको डिस्क्रिप्शन की सज़ा होती है 3 माह की, कम से कम 3 माह की, 3 माह से ज़्यादा की उसको कन्विक्शन हो जाती है और उसके बाद जो है वो दोबारा ऑफेंस करके आ जाता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है फॉर लाइफ टर्म। तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास एक इख्तियार होता है कि उसकी पनिशमेंट को वो इन्हेंस करके, मतलब इन्हेंस इम्प्रिजनमेंट उसको पनिशमेंट दे सकती है और वो कितनी होगी, एक तो इन्होंने कह दिया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है और दूसरी पनिशमेंट है 10 ईयर्स, इधर डिस्क्रिप्शन ऑफ 10 ईयर्स। अगर एक बंदा जो है फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑफेंस कमिट करता है थेफ्ट का, थेफ्ट की उसको सज़ा हो जाती है 3 माह की, 3 माह की सज़ा वो काटता है सिंपल में, सिंपल सज़ा काटने के बाद वो 3 माह जेल में रहा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट काटी उसने, 3 माह के बाद रिलीज़ हुआ, जाकर फिर दोबारा उसने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद दोबारा कोर्ट के सामने आया, कोर्ट ने फिर उसका ट्रायल चलाया, ट्रायल चलाने के बाद जो है उसको फिर 3 माह की सिंपल इम्प्रिजनमेंट कोर्ट अवार्ड करती है। तो ऐसी सूरत में सेक्शन 75 ये कहता है कि जब बंदा 3 माह की पहले सज़ा काट चुका है और ऑफेंस थेफ्ट का था, तो दोबारा उसी ऑफेंस के अंदर आता है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है लाइफ टर्म के लिए। तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसकी पनिशमेंट को इन्हेंस करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स जो है वो अवार्ड कर सकती है। तो हालांकि ये चीज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है थेफ्ट के सेक्शन के अंदर अवार्ड नहीं की जाती, लेकिन इस सेक्शन के मुताबिक उसके प्रीवियस कंडक्ट को देखते हुए, उसकी प्रीवियस कन्विक्शन को देखते हुए उसको एक किस्म की इन्हेंसमेंट दी जा रही है उसकी पनिशमेंट में, जो कि एक्चुअली उस प्रोविज़न के अंदर, थेफ्ट के प्रोविजंस के अंदर अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा जो है कॉइनेज का या फिर करेंसी स्टैम्प से रिलेटेड या फिर इन दोनों चैप्टर्स के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, उसको 3 माह या 3 माह से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, किसी भी डिस्क्रिप्शन की, सिंपल हो या फिर रिग्रेस हो या फिर दोनों मिक्स करके पार्टली मिल जाती है। और वो सज़ा काटता है, सज़ा काटने के बाद बाहर निकलता है, बाहर जाकर वो फिर वो सिमिलर ऑफेंस कमिट करता है जो कि इन चैप्टर्स के अंदर फॉल करता है, और उसका जब ट्रायल कंक्लूड होता है उसमें उसको फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टर्म जो है कोर्ट अवार्ड करती है। तो ऐसे सूरत में कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि उसको उसकी पनिशमेंट को जो है उसके जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसको देखते हुए कोर्ट उसकी पनिशमेंट को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक भी इन्हेंस कर सकती है और मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन इसमें एक्सटेंड टू 10 ईयर्स तक भी उसको इन्हेंसमेंट कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।